तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज का सेशन है प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेल्स में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा इत्यादि आते हैं। तो उसमें हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया है और यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया मैंने लिखा है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसे यूकैरियोटिक, इसे प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं, यूकैरियोटिक से वेरी क्यों होता है। तो सबसे पहला, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले ही पढ़ा था बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के केंद्रक के विकास के आधार पर सेल को बेसिकली डिवाइड किया गया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जिसका न्यूक्लियस फुली डेवलप था उसको यूकैरियोटिक कहा गया, और जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप था, अविकसित था, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते थे। तो यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोट्स है। इसमें हम कभी कभी जो है नीले हरे सवाल का देखते हैं, यहाँ पर हम बैक्टीरिया का देख रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का देखने से हमें बैक्टीरिया के बारे में भी जानकारी हो जाती है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी जानकारी हो जाती है। तो सबसे पहले हम जो ऐसा कैरेक्टर है जो इसको यूकैरियोट से वेरी करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है, तो वो है केंद्रक। देखेंगे जब किसी भी हम यूकैरियोटिक कोशिका का देखते हैं, यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसका जब जेनेटिक मटेरियल हम देखते हैं, जो डीएनए देखते हैं, न्यूक्लिक सब्सटेंस होता है, क्रोमैटिन होता है, हेटेरोक्रोमैटिन होता है, ठीक है। वो एक इन्वेलप से यानी कि जिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, तो इसको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहते हैं। और ये सेल जो हो जाती है वो यूकैरियोटिक सेल हो जाती है। लेकिन इसमें यहां पर आप देख रहे हैं जो डीएनए है, जो न्यूक्लिक सब्सटेंस है, जेनेटिक मटेरियल है, उसमें किसी भी प्रकार का सेल नहीं है। मींस जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और वह साइटोप्लाज्म के एक दूसरे के साथ जो है इंटरकनेक्ट है। तो यह विकसित व्यवस्था नहीं है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए एक रूम है, उसी में आप खाना खाते हैं, उसी में आप खाना जो है बनाते भी हैं, उसी में आप पढ़ते भी हैं और उसी में आप सोते भी हैं, उसी में आप जो है ये कह लीजिए कि वॉशरूम भी है, सारा काम उसी एक रूम में करते हैं। लेकिन जब आप दूसरी जगह पे जाते हैं या उस रूम में कह लीजिए कि आप पार्टीशन कर लेते हैं, वो रूम चाहे जितना बड़ा हो या चाहे जितना छोटा हो, क्योंकि जब मान लीजिए रूम बहुत बड़ा है तो उसमें जब आप पार्टीशन कर लेते हैं तो आप स्टडी रूम अलग कर लेते हैं, किचन अलग कर लेते हैं, बेडरूम अलग कर लेते हैं, वॉशरूम अलग कर लेते हैं। तो वो क्या हो गया, वो वेल मैनेज्ड हो गया, वेल डेवलप्ड हो गया। तो उसी तरह से जब इसमें केंद्रक जो द्रव्य है कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहता है भाई, तो किसी भी तरह से यहाँ गुड मैनेज है ही नहीं। जब गुड मैनेज है नहीं तो वेल डेवलप नहीं है, वेल डेवलप नहीं है तो इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, अविकसित है, अविकसित है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो भाई, यहाँ पे ये खाना बनाने वाला दूसरा है और सोने वाला दूसरा है। मीन्स यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर सेपरेट, देन दिस सेल इज यूकैरियोटिक सेल आर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है भाई। तो अब हम यहाँ पर जितने भी सारे पार्ट हैं इनको हम सीखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने डीएनए की बात करी, तो इसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, न्यूक्लिक सब्सटेंस कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले ऊपर से पढ़ें कि नीचे से पढ़े भाई? तो चलिए, हमने इसको शुरू किया तो यहीं से पढ़ लेते हैं। इसको आप देखेंगे न्यूक्लियाइड लिखा हुआ है, न्यूक्लियाइड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये डीएनए जो है सर्कुलर डीएनए है और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं। और इस न्यूक्लियाइड में क्या है? डीएनए है। अब देखो, मैंने कुछ शब्द यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे जीनोफोर। क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पर? इसको जीनोफोर भी कहते हैं, अब यहाँ पर हमने इंसिपिएंट न्यूक्लियस लिखा है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस जिसमें अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अविकसित केंद्रक। यहाँ पर एक चीज और है कि इस डीएनए में और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या फर्क है? यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या फर्क है? इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है
और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होती है, तो ये खास अंतर होता है। और बाकी डीएनए का जो बेसिक फीचर है, बेसिक जो कैरेक्टर है, वो क्या करता है, आनुवांशिक लक्षण जो को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। और जितना भी मेटाबॉलिज्म बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो सारा का सारा डीएनए में कोड होता है। तो ये तो बात थी न्यूक्लिक सब्सटेंस या इंसिपिएंट या न्यूक्लियाइड्स, या इसी को हम जीनोफोर कहते हैं। क्लियर हुआ भाई, जीनोफोर कहते हैं। अब उसके बाद में बात करेंगे, यहां पर जो आप देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे एंजाइम वगैरह हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। किसका द्रव्य है, कोशिका का द्रव्य। और कौन सी कोशिका है, तो जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है, इसमें एंजाइम्स भी है, प्रोटीन है, डीएनए है, राइबोसोम, मीजोसोम से प्लाज्मेट्स है, फूड है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बहुत सारी चीजें इसमें पाई जा रही हैं झिल्ली के अंदर, है ना। तो इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्लियर हुआ भाई, इसी में फिजियोलॉजिकली जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एक्टिव रहता है, चलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू किए तो इस तरफ से ही पढ़ते हुए चलते हैं। अगला है स्लाइम लेयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। और स्लाइम लेयर को जो है हम लोग कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। बात आती है कि ये जो कैप्सूल है, ये जो स्लाइम लेयर है, ये कैसे बनती है, क्यों बनती है। देखिए, जब बैक्टीरिया अपना विकसित होता है और बैक्टीरिया जहां पर रह रहा होता है, जहां पर इसकी सर्वाइवल कंडीशन होती है, तो अपना विकास करता है। और विकास करते 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 समय क्या करता है भाई, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का सिक्रेशन करता है, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का सिक्रेशन करता है और एक लेयर बन जाती है। और जो एक लेयर बनती है शुरुआती दौर में, उस लेयर का नाम ही होता है स्लाइम लेयर। क्या नाम होता है, स्लाइम लेयर। अब बात आती है कि भाई ये स्लाइम लेयर में क्या होता है, तो मैंने कहा कि इसमें जो है क्या क्या होता है, देखो डेक्स्ट्रोन होती है, डेक्स्ट्राइन होती है, लिवेन होता है, यानी कि ये सभी क्या है, ये सभी पॉलीसैकेराइड्स हैं। क्या है, पॉलीसैकेराइड्स हैं। ये पॉलीसैकेराइड्स का जो सिक्रेशन कर देते हैं और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, ठीक है, रेजिस्टेंट हो जाती है और एक कैप्सूल बन जाता है, प्रोटेक्टिव कैप्सूल बन जाता है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। अब ये किससे किससे प्रोटेक्ट होता है, देखेंगे यहां पर ये सभी के लिए रेजिस्टेंट होता है। यानी किसके लिए रेजिस्टेंट होता है, तो एंटीबायोटिक्स के लिए। किसके लिए भाई, एंटीबायोटिक्स, यानी जो जो प्रतिजैविक औषधियां होती हैं, जो प्रतिजैविक औषधियां होती हैं, ये इसके लिए प्रतिरोधी हो जाता है। इसीलिए देखे होंगे जब कोई रोग पुराना हो जाता है, रोग लंबे समय तक रुकता है, तो उसके बैक्टीरिया के पास में एक लेयर बन जाती है, कवर बन जाती है, कैप्सूल बन जाता है। तो उसमें जब हम दवाएं खाते हैं तो दवा उस बैक्टीरिया के पास जाती ही नहीं, बैक्टीरिया के पास जाएंगे नहीं तो बैक्टीरिया किल ही नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्लाइम लेयर मींस कैप्सूल जो होता है, तो यह एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। नेक्स्ट है राइबोसोम। अब देखो राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम देखो साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं, एंजाइम बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब बात आती है कि सर यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, तो यूकैरियोटिक सेल में 70S और 80S दोनों S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं बट यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ठीक है भाई उसके बाद में अगला है मीजोसोम। मीजोसोम देखो, मीजोसोम जो है, मीजोसोम क्या करता है भाई, मीजोसोम क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक सेल में जब माइटोकॉन्ड्रिया जो कार्य करता है वही प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम काम करता है। ठीक है भाई, मीजोसोम काम करता है। तो यहां पर एंजाइम इसमें होते भी हैं, साइटोप्लाज्म में भी एंजाइम होते हैं, तो ये श्वसन का कार्य करता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है प्रोकैरियोटिक सेल का या प्रोकैरियोट सेल का जो है मीजोसोम्स क्या है, लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एंड नेक्स्ट है यहां पर हम देखेंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में देखो, प्लाज्मिड क्लास 12th वाले बच्चे बहुत बढ़िया से अच्छे से जानते होंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड की अगर हम बात करें कि प्लाज्मिड जो है, यहां पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सर्कुलर है, प्लाज्मिड क्या है, सर्कुलर है। ठीक है भाई, प्लाज्मिड क्या है,
सर्कुलर है। तो ये प्लाज्मिड मोर देन वन नंबर मींस प्लाज्मिड वास्तव में होता क्या है, कौन सी विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर है? तो प्लाज्मिड जो है एक विशेष प्रकार का डीएनए ही है। प्लाज्मिड क्या है, एक विशेष प्रकार का डीएनए ही है, जेनेटिक मटेरियल है। तो प्लाज्मिड को हम कैसे डिफाइन करें, क्या फर्क होता है प्लाज्मिड का? तो प्लाज्मिड जो होंगे विशेष प्रकार के जो डीएनए होते हैं, यानी कि अगर इसको हम डिफिनीशन की बात करें तो जो मुख्य डीएनए होता है, मुख्य किसी भी जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त, मुख्य डीएनए के अलावा जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मिड कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत महत्वपूर्ण है योगदान है भाई, बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है प्लाज्मिड का, ठीक है। प्लाज्मिड वाहक का काम करते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड वाहक का काम करते हैं। लेकिन यहां पर मैंने लिखा है प्लाज्मिड वर्सेस एपिसोम। अब एपिसोम क्या है भाई, देखो भाई प्लाज्मिड यहाँ पे सेपरेट है, ये प्लाज्मिड सेपरेट है तो इसे प्लाज्मिड कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए कि यह इसमें से एक प्लाज्मिड आता और यहां से इससे जुड़ जाता तो इसको हम लोग प्लाज्मिड ना कहते, क्या कहते बच्चों, क्या कहते बच्चों, एपिसोम कहते। मतलब किसी भी प्रोटीन या किसी भी डीएनए से संबंध स्थापित कर रहा हो तो ऐसे प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। क्लियर हुआ भाई। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये फ्लैजिला है। बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है इसमें यहाँ पर रेजोइड्स होते हैं। क्या होता है, रेजोइड्स होते हैं, रेजोइड्स होते हैं, ऐसे ऐसे जुड़ा होता है, रेजोइड्स होते हैं। एंड ये जो फ्लैजिला होता है फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। कौन सी प्रोटीन से, फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन प्रोटीन से, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर जो है फ्लैजिला की जगह पर फेम्ब्री भी होते हैं, कहीं कहीं पर प्लाई भी होते हैं, ठीक है भाई। ये साइनोबैक्टीरिया में होता है। एंड फूड रिजर्व, फूड रिजर्व मतलब जब भोजन बनाएगा बैक्टीरिया या किसी से भोजन लेगा, है ना। देखो कुछ बैक्टीरिया भोजन बना भी लेते हैं जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, तो ये फूड रिजर्व है जो बैक्टीरिया ने भोजन बनाया है। ये सेल सरफेस है, कोशिका की सतह है, इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। अब ये सेल वाल है, जो सेल वाल है ये सेल वाल के सिक्रेशन से ही स्लाइम लेयर का निर्माण होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि सेल वाल स्लाइम लेयर का निर्माण कैसे होता है, तो सेल वाल के सिक्रेशन से स्लाइम लेयर बनता है, कैप्सूल बनता है। अब हम बात करते हैं सेल वाल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सेल वाल में देखेंगे ये कुछ में तो सेलुलोज यानी कि कुछ ब्लू ग्रीन अलगा जैसे है, नीले हरे शैवाल हैं, तो इनमें कुछ की तो सेल वाल सेलुलोज से बनी होती, जो आप सभी जानते हैं पादपों का लक्षण है सेलुलोज का, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती, तो निर्जीव पादपों का लक्षण है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज, मोस्टली बैक्टीरियाज की जो सेल वाल होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। और ये जब जो है किसी भी बैक्टीरिया में अगर ये 90% है, किसी भी बैक्टीरिया में अगर बैक्टीरिया की सेल वाल में ये पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड अगर 90% है तो यहाँ कौन सा बैक्टीरिया कहा जाएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाएगा। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी इसमें कम है, ठीक है, कितनी है, 3 से 12% है, तो इसे ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया कहा जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, पहचान जाएंगे ग्राम पॉजिटिव क्यों कहते हैं, ग्राम नेगेटिव क्यों कहते हैं। क्लियर हुआ भाई। एंड इसके बाद में हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषी जो है पाए जाते हैं भाग, भोजन का निर्माण कर लेते हैं, ये पिलाई हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया व्हिच बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड हम कंप्लीटली इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को भाई ये जानकारी कैसी लगी, और अगली क्लास में, अगली स्क्रीन में या अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। और यूकैरियोटिक आप सबको मालूम है, यूकैरियोटिक सेल जो है वो एनिमल एंड प्लांट सेल में डिवाइडेड होती है, 2 टाइप की होती हैं, तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे भाई। तो अगर आप लोग जो है यह सिंगल वीडियो में देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।